हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप देख सकते हैं हेडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको हम पहले ब्रेक करेंगे। ओके, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ओके, बॉडी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इट हैज़ बोन्स, इट हैज़ मसल्स, इट हैज़ ब्लड, टिश्यू, ये वो बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक कंप्लीट बॉडी बनती है। ओके, हम पढ़ रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स आपकी कंपनी का जो पैसा है टोटल, जो जिस पैसे से वो बनी है, वो पैसा आपने कहाँ कहाँ से रेज किया और कौन कौन से पैसे इसमें लगे हुए हैं। ओके, capital structure is a mixture of two things. First is debt. Okay, debt मतलब उधार, borrowings इसका दूसरा नाम है। एक तो उसमें कुछ मांगे हुए पैसे होते हैं। दूसरी चीज जो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में मिलती है वो है इक्विटी। इक्विटी का दूसरा नाम है ओन्ड फंड्स, मतलब खुद के पैसे। ओके, अगर आपको मैं बोलूँ कि आप बिजनेस स्टार्ट करिए तो आप क्या कहेंगे कि मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं तो मैं वो मिला दूंगा, मतलब ओन फंड मिलाएंगे। इसके अलावा आपने कहा कि मैं कुछ पैसे बैंक से ले लूँगा, तो बैंक से जब लेंगे तो वो क्या होगी? बोरोइंग, मतलब डेट। ओके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से आदमी ओन फंड नहीं मिला सकता। ठीक है, ओन फंड नहीं मिला सकता, बहुत सारे नुकसान हैं। किसी भी कंपनी में कोई आदमी पूरी तरीके से उधार या डेट्स नहीं भर सकता। क्यों? बहुत सारे नुकसान हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। क्या उसमें डेट होने चाहिए ज़्यादा या उसमें इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए? क्या होना चाहिए अल्टीमेटली, तो आज हम यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर की डेट के पार्ट को क्लियर करते हैं कि डेट क्या चीज़ है और कहाँ कहाँ से लिया जाएगा, तो हमें समझ में आएगा कि इसका आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होना कितना अहमियत रखता है। ओके, अब आप देखिए डेट कहाँ कहाँ से अरेंज हो सकता है। हम बात कर रहे हैं बोरोइंग्स की। बोरोइंग्स कहाँ कहाँ से अरेंज हो सकती हैं? बोरोइंग आपकी किसी कॉमर्शियल बैंक से भी अरेंज हो सकती है। ओके, आपने किसी बैंक से लोन लिया, उस बैंक को लोन पे आप क्या देंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, आपने डिबेंचर निकाले, लोगों ने आपके डिबेंचर खरीदे, आप उन्हें क्या देंगे उस पर? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गए, आपने लोन लिया, उस लोन पे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या देंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, आपने पब्लिक डिपॉजिट से पैसे रेज किए, आप पब्लिक डिपॉजिट पे पब्लिक को क्या देंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी लोग आप लोन्स लेते हैं, बोरोइंग्स लेते हैं, डेट्स लेते हैं, उन सब पे आप एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करते हैं अपार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, ब्याज तो आपको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा मोटा पैसा तो वापस करना ही है, उसके साथ इतना % ब्याज भी है। सो दिस ब्याज इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारे ऊपर एक एडिशनल लायबिलिटी होती है। क्या होती है? एडिशनल लायबिलिटी। अगर ये एडिशनल लायबिलिटी नहीं होती, इन दैट केस हम केवल प्रिंसिपल अमाउंट लौटाते, लेकिन हमारे ऊपर क्या लग जाती है? एडिशनल लायबिलिटी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये डेट का एक पार्ट है। ओके, तो हमें इतना समझ में आ गया कि डेट जो है हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है। अब कहा यह जाता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को आप बढ़ाइए। ठीक है, जो भी हमने कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें डेट का प्रपोर्शन हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और खुद के पैसे हमेशा कम होने चाहिए। क्यों? इसकी वजह ये है कि जो डेट है, जो उधार का पैसा होता है, वो चीप होता है लेकिन रिस्की होता है। कैसे? उधार के पैसे पे, अब आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अक्सर ये कॉन्सेप्ट काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। डेट को मैं चीप क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि उस डेट पे सब पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। वाई डेट इज़ चीप? डेट इसलिए चीप होता है क्योंकि आप जब भी कभी फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं तो आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं।
ट्रेडिंग अकाउंट में आप ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस शो करते हैं, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में आप शो करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप शो करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जितने भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन ले रहे हैं, मतलब जितने लोगों को भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आपने डिबेंचर वाले को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, बैंक को दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया, इसको दिया, उसको, जितनों से आपने लोन लिया है सब पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे और वो सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, जब आप इसकी टोटलिंग करेंगे तो इस अमाउंट को इससे माइनस करते हैं, मतलब सारे खर्चों को हम सारे इनकम से माइनस करते हैं, जितना भी आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके, जितना ज़्यादा ये अमाउंट आया उतना ज़्यादा क्या लगता है? टैक्स, और जितना कम आया उतना कम क्या लगता है? टैक्स। समझ में आ गया आपको? तो जितने ज़्यादा लोन्स आपने ले रखे हैं उतने ज़्यादा पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे और उस हर एक इंटरेस्ट को आप एज एन एक्सपेंस शो कर रहे हैं, और एक्सपेंस आपकी इनकम से माइनस होता है तो एग्जैक्ट पोजीशन पता चलती है कि फ़ायदे में रहे कि नुकसान में रहे हैं। तो जितने आपके ये खर्चे हैं उतने ज़्यादा खर्चे यहाँ से माइनस होंगे। आप ये समझिए, यहाँ आपके एक्सपेंसेस हैं, यहाँ आपकी इनकम्स है, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। ओके, आपके एक्सपेंसेस सारे प्लस आपकी इनकम्स माइनस होती जा रही है, माइनस होती जा रही है। तो ये जो आएगा आपकी इनकम वो अल्टीमेटली कम आएगी, और कम इनकम पे हमेशा टैक्स जो है वो कम लगेगा। ठीक है, जब टैक्स कम लगेगा तो हम फिर सरकार को कम पैसा देंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि डेट क्या होता है? हमेशा चीप होता है। टैक्सेशन के रूप में हमारे ऊपर इतना लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्सेशन नहीं लगता। हमें इनकम टैक्स में कम कॉरपोरेट के केस में हमें छूट मिल जाती है, सब्सिडीज मिल जाती हैं। ओके, अब इसको उल्टा करिए। फॉर एग्जाम्पल, नहीं अभी आप उल्टा मत करिए, जब मैं इक्विटी बढ़ाऊंगी तो ही आप इसको उल्टा करिएगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाई डेट इज चीप। अब इसका एक और पार्ट है कि वाई डेट इज चीप तो समझ गए, लेकिन ये रिस्की क्यों है? रिस्की इस वजह से, अगर आप फिर से सोच के देखिए कि मैं इससे भी लोन ले लूँ, उससे भी लोन ले लूँ, उससे भी लोन ले लूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारे लोगों से फॉर एग्जांपल लोन ले रखा है। हर एक लोन पे क्या चुकाना होता है? अभी मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं इतने सारे लोन ले लिए मैंने कि अल्टीमेटली मुझे रिस्क लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनकी डिफ़ॉल्ट हो जाऊँ, मैं डिफ़ॉल्टर बन जाऊँ, कि मैं इनको पे ही ना कर पाऊँ। तो इस डर को कि कहीं ऐसा ना हो हम इनको पे ना कर पाएँ, उस डर को हम क्या कहते हैं? रिस्क। ओके, तो अगर किसी ने आपसे बहुत सारे पैसे का लोन लिया है तो आपके ऊपर हमेशा क्या रहेगा? रिस्क रहेगा। ऑलराइट, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को बढ़ाना चाहिए, तब तक बढ़ा क्योंकि डेट चीप है, इजीली अरेंज हो जाता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट की मात्रा बढ़ाइए, लेकिन उतनी ही बढ़ानी चाहिए कि क्या ना बढ़ जाए? रिस्क ना बढ़ जाए। अदरवाइज ऐसा होगा कि हम फिर अपने एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को पे ऑफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक तरीके की परमानेंट एक्सटर्नल लायबिलिटी है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाई डेट इज चीप बट रिस्की। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, वाई इक्विटी या फिर वाई ओन फंड्स आर। इक्विटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, इक्विटी का दूसरा नाम है ओन फंड्स, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी के बारे में बोला जाता है कि ये कॉस्टली होता है, कॉस्टली, लेकिन इसके साथ अच्छी बात ये है कि इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं है और लेकिन कॉस्टली है। अब आप देखिए, एक के डेट के साथ एक फ़ायदा एक नुकसान, इसके साथ जो उधर फ़ायदा था वो इसके साथ नुकसान हो गया। ठीक है, डेट इक्विटी कॉस्टली क्यों है? इक्विटी कॉस्टली इस वजह से होती है, अगेन वही वाले अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपने किसी से लोन नहीं लिया तो आप यहाँ क्या शो करके माइनस कराओगे? कुछ नहीं शो कर पाओगे। जितनी भी इनकम हुई, फॉर एग्जाम्पल 50K, इस पूरे 50K पे टैक्स लग जाएगा। ओके, अदरवाइज पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 50K से माइनस कर रहे थे 10,000 20,000, मान लेते 30,000 माइनस हो गया तो नेट प्रॉफिट बचा 20,000। तो 20,000 पे ज़्यादा टैक्स लगेगा कि 50,000 पे ज़्यादा टैक्स लगेगा? ऑब्वियस सी बात है 50,000 पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो अगर आपने जो है बिल्कुल भी डेट नहीं लिया अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, दैट केस आपका बहुत सारा नेट प्रॉफिट का अमाउंट सरकार के पास चला जाएगा एज अ टैक्स, एज एन अमाउंट ऑफ टैक्स।
तो ये आप नहीं बचा पाएंगे। पहला नुकसान तो ये हो गया। दूसरा नुकसान कंपनी के ऊपर ये होता है कि कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है डिविडेंड। ओके, शेयर होल्डर्स की कमाई को हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। अगर आपको इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है आपको नहीं पता, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न देती है, उस रिटर्न को हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड अगर कंपनी बांट रही है, इन दैट केस कंपनी के ऊपर लगता है टैक्स, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ओके, ये दूसरा नुकसान है। ठीक है, पहला नुकसान तो ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा के टैक्स नहीं कम करा पाएंगे। दूसरा नुकसान ये है कि वो कंपनी जो डिविडेंड बांट रही है उस कंपनी के ऊपर, बांटने वाली कंपनी के ऊपर लग जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगेन विच इज़ अ लायबिलिटी ऑन दी कंपनी। तो कंपनी पहले यहाँ पे भी टैक्स भरे और फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी भरे। इसीलिए इक्विटी के थ्रू पैसे रेस करना कभी महंगा हमें पड़ जाता है, लेकिन डेट के केस में हमें छूट मिल जाती है, हमें सब्सिडी मिल जाती है। तो ये एक रीज़न है। दूसरा इसकी अच्छी बात ये है इक्विटी के थ्रू पैसा रेस करने की कि रिस्क नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है जी? रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप डेट के थ्रू पैसे रेस करते हो, डेट मतलब उधारी, एक ना एक दिन आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है। मतलब यू हैव टू रीपे एट एनी कॉस्ट। आप चाहे प्रॉफिट में रहो चाहे आप नुकसान में रहो, आपको हर हालत में अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट देने हैं, हर हालत में प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है टू योर क्रेडिटर्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डेट। इसलिए बोलते हैं कि डेट बड़ा रिस्की है। अगर आप नहीं दोगे तो आपके क्रेडिटर्स आके आपके सारे एसेट्स को बेच के, नीलाम करा के आपके सारे एसेट्स को, अपने सारा पैसा निकलवा लेंगे। ये एक प्रॉब्लम है। इक्विटी का दूसरा नाम है ओन्ड फंड, मतलब खुद के पैसे। इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने पैसे तब निकालते हैं जब कंपनी बंद हो रही होती है, लेकिन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स ये कहता है कि कंपनी कब बंद होगी किसी को नहीं पता, वो चलती रहेगी, कोई लाइफ नहीं है। तो जब कोई लाइफ ही नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे आपको कब वापस करने पड़ेंगे, कोई कुछ नहीं पता, जब कंपनी बंद होगी। तो जब कंपनी बंद हो रही होती है, मतलब एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, देन ओनली यू हैव टू रिटर्न द इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा। अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगेन डिविडेंड देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो व्हाट इज़ डिविडेंड, व्हाट इज़ इक्विटी शेयर होल्डर, व्हाट इज़ डिबेंचर, व्हाट इज़ अ पब्लिक डिपॉजिट, अगर आपको ये सारे टर्म्स नहीं पता, प्लीज़ 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 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन टर्म्स को पढ़िए, समझिए, तो आपको ये जो है पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होती है, डेट एंड इक्विटी। दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। डेट इज़ चीप बट रिस्की, ऑन द अदर हैंड इक्विटी इज़ एक्सपेंसिव बट नॉट रिस्की। तो बोला ये जा रहा है फिर कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे बनाएं। अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को ऐसे डिज़ाइन करना है, इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में रिटर्न शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। ऐसे आप डिज़ाइन करिए। रिटर्न मतलब, रिटर्न मीन्स हमारी कमाई। ओके, हम क्या कमा रहे हैं। एंड कॉस्ट ऑफ डेट मतलब हमने अगर किसी से लोन लिया है तो वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है। फॉर एग्जांपल हमने किसी से लोन लिया है 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम उसको चुका रहे हैं, लेकिन हम कमा रहे हैं 20%। तो अभी आप और उधार ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम कमा रहे हैं 20% और लोन कितने का है, 12% का। ठीक है, आप बढ़ा सकते हो। डेट आप तब तक बढ़ा सकते हो जब तक ये वाली सिचुएशन है। ओके, लेकिन जैसे ही ये कम हुआ, अब ये 18 पहुंच गया है, मतलब आप कमा रहे हो 18 और दे रहे हो 12। अब आपको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट नहीं बढ़ाना, क्योंकि अब अगर आपने डेट बढ़ा लिया तो रिस्क बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये कम हो रहा है। कमा रहे हो कम, दे रहे हो आप ज़्यादा। ओके, तो आपको बस ये चीज़ चेक करनी है दैट रिटर्न जो आप कमा रहे हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब जो भी आपने लोन वगैरह लिया उसकी जो भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो उससे हमेशा आपका रिटर्न ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी तक अब आप डेट को बढ़ाओगे। अदरवाइज डेट को बढ़ाना इज़ ऑलवेज अ रिस्की काम, क्योंकि डेट इज़ चीप, ईजिली अरेंज तो हो जाता है, लेकिन जो है वो अपने साथ एक प्रॉब्लम लाता है। दैट प्रॉब्लम इज़ हाई रिस्क। ओके,
सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।